नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए लगातार हम जीके जीएस की जो प्रैक्टिस सेट की क्लास चला रहे हैं, उसका जो सेट नंबर 23 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप हमें यह ज्ञात होता है कि प्रोटीन बना होता है। तो आपको बताना है कि जब प्रोटीन का निम्नीकरण किया जाता है उसके बाद हमें पता चलता है कि प्रोटीन किसका बना होता है। आपको बताना है प्रोटीन किसका बना होता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रोटीन जो है बना होता है अमीनो अम्ल का। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, अमीनो अम्ल। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। वायुयान तथा मोटर बोटों की गति जो है मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? वायुयान तथा मोटर बोटों की गति जो है किस यंत्र की, किस उपकरण की सहायता से मापी जाती है? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे टाइकोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइकोमीटर की सहायता से वायुयानों तथा मोटर बोटों की गति को मापा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कनेक्ट करने पर दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनमें एक समान हो क्षमता, आवेश की मात्रा या विभव अनुपात में आवेश। किस परिस्थिति में जो है दो आवेशित पिंडों के बीच कोई भी धारा प्रभावित नहीं होगी, आपको बताना है इसका आंसर। तो आप याद कर लीजिएगा, अगर दो आवेशित पिंडों के मध्य विभव समान है, आप याद देखिएगा, अगर दो आवेशित पिंडों के मध्य विभव समान है तो उस परिस्थिति में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दो आवेशित पिंडों के बीच विभव समान है तो उन दोनों के मध्य धारा का प्रभाव नहीं होगा। तो ये चीज आप याद देखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और टोडरमल ने साम्राज्य की कुल भूमि को उपज के आधार पर कितने भागों में बांटा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टोडरमल के द्वारा भूमि को जो है उपज के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था, आपको बताना है। तो आप याद देखिएगा, सबसे पहली चीज तो आप याद देखिएगा कि राजा टोडरमल का संबंध किससे है? तो मुगल काल से संबंधित है राजा टोडरमल। ये अकबर के शासनकाल से रिलेटेड है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, राजा टोडरमल। तथा इन्होंने कुल भूमि को उपज के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में? तो भूमि को उपज के आधार पर टोडरमल ने 4 भागों में विभाजित किया था। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 4 भाग कौन कौन से हैं तो बस इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 4 भागों में आपका एक हो जाएगा पोलज, एक आपका पोलज हो जाएगा। इसके बाद आपका एक बंजर था, बंजर के बाद एक पड़ती थी, और पड़ती के बाद आपका क्या हो जाएगा? पड़ती के बाद आपका था एक चांचर। तो ये 4 भाग थे जिनमें भूमि को उनके उपज के आधार पर डिवाइड किया गया था टोडरमल के द्वारा। तो टोडरमल का संबंध किससे है? तो अकबर के शासनकाल से रिलेटेड है टोडरमल। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह राजस्व अधिकारी था टोडरमल जो अकबर के शासनकाल में था। तो ये चीज आप याद देखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि पूछी गई है, कितनी होती है? विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि आपको बतानी है कितनी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो है 12 घंटे की। आप याद देखिएगा, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि जो है 12 घंटे की होती है। एक चीज और आप याद देखिएगा, विषुवत रेखा पर पूरे वर्ष रात और दिन समान होते हैं। तो 12 घंटे की रात और 12 घंटे के दिन होते हैं। तो ये चीज आप याद देखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पे यूपीएससी के बारे में बात की जा रही है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात की जा रही है। तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपको बताना है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, जिसको हम यूपीएससी के शॉर्ट फॉर्म में भी जानते हैं, तो यूपीएससी का गठन जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आप याद देखिएगा यूपीएससी का गठन जो है
अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा जो यह संघ लोक सेवा आयोग है यह एक संवैधानिक संस्था, आप याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यह एक संवैधानिक संस्था है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है यह एक संवैधानिक संस्था है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और किस पार्ट में आपको मिलेगा, तो भाग 14 में इसका जिक्र है 315 आर्टिकल के अंतर्गत। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी जो नियुक्ति है की जाती है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और इसके अध्यक्ष आप याद रखिएगा, और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो मनोज सोनी जो है संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का जो है कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष। आप याद रखिएगा, इनका जो कार्यकाल है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का यह कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। याद रखिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, यह इनका कार्यकाल होता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए कि भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका होने वाला है साथियों 3/2 का यह अनुपात होता है। कितने का, तो 3/2 का अनुपात होता है राष्ट्रध्वज में लंबाई और चौड़ाई का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि हमारी जो संविधान सभा है, संविधान सभा के द्वारा तिरंगे को कब स्वीकृति दी गई थी, तो आप याद रखिएगा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसको संविधान सभा ने स्वीकृति दी थी 22 जुलाई 1947 को। ये चीज़ आप याद रखिएगा, डेट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, काकोरी कांड जो है कब हुआ था, काकोरी कांड कब हुआ था आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तथा यह हाल ही में करंट में भी था यह, क्योंकि इसका जो नाम है काकोरी षड्यंत्र का, यह हाल ही में बदल दिया गया था, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया था यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो काकोरी षड्यंत्र या काकोरी केस कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1925 में जो है आपका यह काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। यानी कि ऑप्शन आपका जहाँ बी वाला है और 1925 वाला ऑप्शन आपका 1925 राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसमें हुआ क्या था, तो आपको पता होगा एक संस्था बनाई गई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था उस समय, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HRA के नाम से जानते हैं। तो HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका जो गठन था यह किया गया था जो हमारे भारत के उत्तर भारत के नॉर्थ इंडिया के जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे उनके द्वारा HRA का गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1924 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। तो इसी HRA के क्रांतिकारियों के द्वारा ही 9 अगस्त 1925 को काकोरी में जो है एक ट्रेन को लूटा गया था। तो इसी कारण से इसको हम काकोरी षड्यंत्र कांड के नाम से भी जानते हैं, काकोरी कांड के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो काकोरी कांड हुआ कब था, तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन, जो ब्रिटिश सरकार की ट्रेन थी जिसमें बहुत सारा हथियार और पैसे जा रहे थे, उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। और उसी ट्रेन को रोक कर जो है उसमें लूटपाट की गई थी HRA के क्रांतिकारियों के द्वारा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा यह जो काकोरी नामक स्थान है, काकोरी नामक स्थान आपको लखनऊ से थोड़ा सा पहले मिलेगा। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा हाल ही में इसमें क्या चेंज किया गया था, तो यह जो काकोरी कांड था इसको अब उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ इसका नाम कर दिया गया था काकोरी ट्रेन एक्शन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा
इसका नाम बदलकर कर दिया गया था काकोरी ट्रेन एक्शन। तो यह हुआ कब था? तो यह हुआ था 9 अगस्त 1925 को। तो सारी डिटेल जो इससे बन सकती थी उसको मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, इसको आपको सुमेलित करना है। एक तरफ इंपॉर्टेंट व्यक्ति दिए गए हैं और इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई है, ये चीज़ आपके सामने लिखी गई है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर सुमेलित करके। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो केशव चंद्र सेन के द्वारा किसकी स्थापना करी गई थी? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो केशव चंद्र सेन ने किसकी स्थापना करी थी? तो भारतीय ब्रह्म समाज की, यानी कि एक आपका क्या हो जाएगा? एक आपका 2 हो जाएगा। दयानंद सरस्वती के द्वारा किसकी स्थापना करी गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना करी गई थी 1875 में। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा, आर्य समाज की जो स्थापना थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बम्बई में की गई थी। तो आपका दयानंद सरस्वती का क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा, बी का आपका 4 हो जाएगा। आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना करी गई थी, यानी कि सी का आपका क्या हो जाएगा? सी का 1 हो जाएगा। और सैयद अहमद खान के द्वारा जो है किसकी स्थापना करी गई थी? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है चलाया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा। तो डी का आपका क्या हो जाएगा? तो डी का आपका हो जाएगा 3, यानी कि अलीगढ़ आंदोलन। तो इस प्रकार से आपका सुमेलित यहाँ पे हो गया है। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और आपका डी का 3 हो जाएगा। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? खजुराहो मंदिर, जो खजुराहो फेमस टेम्पल्स हैं, इनका जो निर्माण है किसने करवाया था? तो आप याद देखिएगा, चंदेल राजपूतों के द्वारा जो है खजुराहो मंदिर का जो है निर्माण करवाया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चंदेल राजपूत, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ई है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा ये जो खजुराहो के मंदिर है आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो मध्य प्रदेश में आपको खजुराहो के फेमस मंदिर देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है वो है कंप्यूटर से रिलेटेड। यहाँ पे 2 प्रश्न है, आपको बताना है कि कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसको आपको पहचानना है। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप, किसी में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आइए जान लेते हैं। तो इसमें से आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो इसमें से विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके बाद लाइनेक्स जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन इसमें से आपका जो MS ऑफिस है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, MS ऑफिस जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, MS ऑफिस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें से आपको बताना है कि कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा इसमें से कौन सी नहीं है प्रोग्रामिंग भाषा। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो कोबोल आपकी प्रोग्रामिंग भाषा है, पास्कल आपकी प्रोग्रामिंग भाषा है, फोर्ट्रान आपकी प्रोग्रामिंग भाषा है, लेकिन लोटस जो है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, लोटस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबरीमाला मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर आपको मिलेगा कहाँ पर? केरल में, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल में। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसे दिया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसको दिया गया है? तो आप याद रखिएगा, राज्यसभा को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा को जो है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार दिया गया है। राज्यसभा को हम उच्च सदन यानी कि अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री किसने कहा था? तो आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री कहा गया था माउंटबेटन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, माउंटबेटन के द्वारा। इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। आर्टिकल जो 32 है इसके अंतर्गत कौन से अधिकार जो हैं प्रवर्तित किए जा सकते हैं, उनका आपको
चयन करना। इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो आप सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 32 है इसका संबंध किससे है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंतर्गत जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार रखा गया है। मौलिक अधिकार यह हमारा है। आर्टिकल 32 जो है मौलिक अधिकार का ही एक हमारा पार्ट और इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार सम्मिलित है। तथा आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा कहा था B.R. अम्बेडकर साहब ने। तो B.R. अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इसके अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जाते हैं, तो मौलिक अधिकार। अगर किसी भी व्यक्ति के, भारत में किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह आर्टिकल 32 के तहत, आप याद रखिएगा, आर्टिकल 32 के तहत जो है अपने मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करवा सकता है, पर लागू करवा सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखें कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकता है आपका आर्टिकल 32। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपको जो यहाँ पे बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, मौलिक अधिकार। राइट आंसर आपका अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर था। 2011 के सेंसस के अनुसार जो न्यूनतम लिंगानुपात है वह कहाँ पर था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, न्यूनतम जो लिंगानुपात है वह आपका हरियाणा में था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणा में। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, इसमें से क्या सही नहीं है आपको बताना है। आपके पास 4 कथन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि क्या सही नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। पहला कथन क्या दिया गया है, शुक्र ग्रह को जो है सांझ या भोर का तारा कहते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। मंगल ग्रह को हम रेड प्लेनेट यानी कि लाल ग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। बुध व शुक्र के कोई भी सैटेलाइट, कोई भी उपग्रह नहीं है, बिल्कुल सही दिया गया है। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। लास्ट कथन क्या दिया गया है, क्षुद्र ग्रह जो आपके एस्टेरॉइड्स होते हैं, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। तो जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया है। जो आपके क्षुद्र ग्रह ये शुक्र और मंगल के मध्य नहीं बल्कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच की जो कक्षा है उसी कक्षा के मध्य जो आपको एस्टेरॉइड्स हैं या क्षुद्र ग्रह हैं देखने को मिल जाएंगे। तो आपका चौथा वाला कथन दिया गया है गलत। यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए था मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षुद्र ग्रह आपको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक तरफ संविधान के इंपॉर्टेंट भाग दिए गए हैं और स्रोत दिया गया कि वे कहाँ से प्रभावित हैं, किस देश के संविधान से प्रभावित हैं। तो इसको आपको बताना है, मतलब इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से गलत दिया गया है, उसको आपको पहचानना है। तो आइए देख लेते हैं। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है, समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। इसके अलावा संयुक्त सेशन जो बुलाया जाता है, जो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, ज्वाइंट सेशन का जो प्रावधान है, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान, वह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। इसके बाद दूसरा क्या दिया गया, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जिनको हम बोलते हैं, इसको हमने यूएसए के संविधान से लिया है, जो कि बिल्कुल ही सही दिया गया यहाँ पे। इसके बाद अगला क्या दिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का जो प्रावधान है इसको हमने कहाँ से लिया है, तो जर्मनी से लिया है, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया है। जर्मनी से नहीं लिया गया बल्कि कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है इसको। तो इसके बारे में आप देखिएगा। तो ऑप्शन आपका सी वाला सुमेलित नहीं था। संसदीय शासन प्रणाली का जो प्रावधान है हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया हुआ है। इसके अलावा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के डीपीएसपी को हमने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका ए, बी और डी सुमेलित था। ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं था, यहाँ पे ब्रिटेन आपका राइट आंसर होगा। राउओल्फिया सेरपेटाइना किसका वानस्पतिक नाम है, आपको बताना है। राउओल्फिया सेरपेटाइना किसका वानस्पतिक नाम है, तो यह आपका सर्पगंधा का जो है वानस्पतिक नाम, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चेचक रोग किसके द्वारा होता है। चेचक रोग किसके द्वारा होता है, तो चेचक रोग जो है आपका वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, और यह होता है वेरिसेला नामक विषाणु से, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरिसेला। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल आपको बताना है कौन सा है। तो
उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए जो फेमस तीर्थ स्थल आपको मिलेगा कौन सा, तो यह आपको मिलेगा कौशाम्बी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह जैन धर्म से भी रिलेटेड है और बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड है आपका कौशाम्बी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, केंद्र व राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है, मतलब किया जाता है किसकी सिफारिश पर। तो केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का जो बंटवारा है यह किसके सिफारिश पर किया जाता है, तो वित्त आयोग की सिफारिश पर, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा, वित्त आयोग की सिफारिश पर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा भारत का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक, इसकी जो स्थापना है किसकी सिफारिश पर की गई थी आपको बताना है, मतलब किस वर्ष में की गई थी, सॉरी किस वर्ष में आरबीआई की स्थापना करी गई थी। तो आरबीआई की जो स्थापना है किस वर्ष में करी गई थी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एग्जैक्ट डेट में अगर आपको बताऊं तो आप याद कर लीजिएगा, आरबीआई का जो एक्ट था, आरबीआई का जो अधिनियम था 1934 का, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, नेशनलाइजेशन कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो 1935 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शेयर बाजार का सटोरिया नहीं है। इसमें से कौन शेयर बाजार का सटोरिया नहीं होता है आपको बताना है। इसमें से शेयर बाजार का सटोरिया कौन नहीं है आपको पहचानना है। तो इसमें से शेयर बाजार का सटोरिया कौन नहीं है, तो इसमें से आपका दलाल जो है या शेयर बाजार का सटोरिया नहीं होता है। तो आप याद रखिएगा, दलाल जो है शेयर बाजार का सटोरिया नहीं होता है। बाकी स्टैग, मंदड़िया, तेजड़िया ये सभी आपके शेयर बाजार के सटोरिये होते हैं, लेकिन दलाल जो है शेयर बाजार का सटोरिया नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आप याद रखिएगा 6 माह से अधिक, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच की जो अवधि है वो 6 माह से अधिक की नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 महीने से अधिक। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आप याद रखिएगा कितने, तो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए दोनों सत्रों के बीच की अवधि। तो इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका होने वाला है 6 माह, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है। साइनोवियल जो द्रव्य है यह किसमें पाया जाता है, तो जॉइंट्स यानी कि जोड़ों में। आप याद रखिएगा, जोड़ों में यानी कि जॉइंट्स जो हमारे होते हैं ना, उन जॉइंट्स में आपको मिलेगा यह साइनोवियल द्रव्य, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। धनु स्तंभ का अर्थ क्या था। धनु स्तंभ को हम धनुष्टकार भी कहते हैं, धनुष्टकार। तो धनु स्तंभ के लीजिए या धनुष्टकार के लिए, तो आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है, धनुष्टकार या धनुस्तंभ का। तो इसका तात्पर्य होता है टिटनेस से। आप याद रखिएगा, इसका तात्पर्य किससे होता है, तो टिटनेस का ही एक अन्य नाम है हिंदी में इसको, मतलब इसका एक अन्य नाम है धनुष्टकार के नाम से भी हम जानते हैं टिटनेस को। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपके सामने दिया गया है, मृग तृष्णा बनने का कारण पूछा जा रहा है कि मृग तृष्णा जो बनती है गर्मियों के मौसम में देखने को मिलती है, किसके कारण बनती है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आप याद रखिएगा, प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसी के कारण जो है मृग तृष्णा बनती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है। किसी रॉकेट को अगर पृथ्वी से बाहर उसका पलायन करना है तो न्यूनतम कितनी गति की आवश्यकता होती है, तो न्यूनतम जो है आपकी गति की कितनी आवश्यकता पड़ेगी,
11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी से अगर किसी वस्तु का पलायन करना है तो पलायन जो वेग होगा वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड का होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही दिया गया है। तो साथियों, इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 23 था उसको हमने पूरे डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।